नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 10 फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है और किस तरह पिछले 70 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम किया। हमने ये भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना था और किस तरह हमारे नेशनल लीडर्स ने ये सोचा था कि ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो हमारे सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल। तो पिछले चैप्टर्स में हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारे हेल्थी डिबेट्स भी हुए थे। आप सबको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफ़ी डाइवर्स थे। अलग अलग स्टेट्स के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग ग्रुप्स के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। तो ये सारे मेंबर्स के बीच में हेल्थी डिबेट्स एंड डिलिब्रेशंस हुए थे, तब जाके एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना था। नाउ बट इट शुड बी आस्क्ड व्हाई द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय ए डीप एग्जामिनेशन ऑफ द डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो ना, इसके साथ साथ हमें एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनने के पीछे क्या क्या डिस्कशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक एक मेंबर्स का ओपिनियन क्या था, वो सब भी जानना जरूरी है। इस सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा। सेकेंडली, इट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क व्हाट काइंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन आवरसेल्फ। ये भी पूछना जरूरी है कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स में कुछ मॉरल कंटेंट है? मॉरल कंटेंट मतलब कुछ नैतिक सामग्री है या फिर धार्मिक सामग्री है? अगर है तो वो प्रिसाइसली क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन क्या है? अचीवमेंट्स एंड वीकनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो जैसे इस चैप्टर खत्म होगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी पढ़ना क्यों जरूरी है? बस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है, पीछे का इंटेंशन क्या है, क्या मॉरल वैल्यूज है, ये समझना जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर फीचर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस क्या क्या है। तो ये 4 टॉपिक्स के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी संविधान का दर्शन क्या है? वैसे देखा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस है, आर्टिकल्स है, ऑर्डर्स है, डायरेक्टिव्स है। तो बस हम उसी तरफ से अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो प्रोविजंस लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है, देशवासियों को भी फॉलो करना है। पर देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक प्रोविजन के अंदर कुछ मॉरल कंटेंट भी है, एक एक लॉज के अंदर कुछ डीप वैल्यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। देखिए, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन या फिर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। तो इस लॉ के अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज है कि नहीं? क्योंकि ये लॉ हमें कनेक्ट करता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी की तरफ। ठीक है, ये लॉ इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम इक्वालिटी को, हम तुल्यता को वैल्यू देते हैं। देयरफॉर देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मॉरल वैल्यूज। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका कुछ मॉरल वैल्यूज भी है। एट द सेम टाइम ये भी बताना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजन ऐसा भी है जिसका आपको कोई मॉरल कंटेंट नहीं दिखेगा, नैतिक सामग्री नहीं दिखेगा, बस वो लिखा हुआ है, उसे आपको फॉलो करना है। पर कई सारे प्रोविजन ऐसा है दोस्तों जो मॉरल वैल्यू से कनेक्टेड है। वी मस्ट देयरफॉर लुक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन मॉरल विजन। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसका कुछ मॉरल विजन है। We need to adopt a political philosophy approach to constitution। इसलिए हमारा जो अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच होना चाहिए। So what do we mean by a political philosophy approach to the constitution? We have 3 things in mind। सबसे पहले we need to understand the conceptual structure of the constitution। हमारी संविधान का कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, किस कॉन्सेप्ट से बना है, क्या इंटेंशन से बना है। It means that we must ask questions like what are the possible meanings of the terms used in the constitution। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, तो ये सबका एक्चुअल मतलब क्या है, इसे क्या
इंप्लाई करता है, ये समझना जरूरी है। जैसे कि राइट्स मतलब क्या होता है, सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है। वैसे इन सारे टर्म्स का बेसिक डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगा, डिक्शनरी में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का, ये समझना जरूरी है। Secondly, we must attempt to work out a coherent vision of society and polity, conditional upon an interpretation of the key concepts of Constitution. देखिए, Constitution के अलग अलग प्रोविजंस का अलग अलग इंटरप्रिटेशंस क्या है, ये समझ के Constitution का जो आइडियल है, आदर्श है, ये समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक्चुअल मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जब वो प्रोविजन को बनाया उनका प्लान क्या था, विजन क्या था, ये समझना जरूरी है। फाइनली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी read in conjunction with the Constituent Assembly debates in order to refine and raise to a higher theoretical plane the justification of values embedded in the Constitution. इसका मतलब क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ने के साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है वो प्रोविजन क्यों इंक्लूड किया था, वो प्रोविजन बनाने के पीछे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिबेट्स हुए थे, डिलिब्रेशंस हुए थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रहा है, तो एक मेंबर खड़ा होकर बोलेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए ऐसे फंडामेंटल राइट, तो दूसरे मेंबर ये पूछ सकता है ना, ऐसा क्यों भाई, क्यों चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो मेंबर राइट टू प्रॉपर्टी के लिए बोला होगा उनको जस्टिफिकेशन भी देना होगा ना, ये सब रीजंस की वजह से राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तो उनका वो जस्टिफिकेशंस क्या था ये समझना जरूरी है। तब हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है, ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंक्लूड किया था, क्योंकि उस वक्त हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा था, कास्ट सिस्टम चल रहा था, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन लेके आना बहुत ही जरूरी था। मान लीजिए 2022 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो हो भी सकता है ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी हो, क्योंकि आजकल उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह 1947 में था, है कि नहीं। तो 1947 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऐसे फंडामेंटल राइट इंक्लूड करने का जस्टिफिकेशन था, क्योंकि उस वक्त का सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे था। तो वो जस्टिफिकेशन समझने से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वो प्रोविजन क्यों इंक्लूड किया था। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स में बोल सकता हूं दोस्तों जिसका डिटेल्ड जस्टिफिकेशन। तो आप समझ गए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, या फिर पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। मतलब आपको यह समझना है कि एक एक प्रोविजन क्यों इंक्लूड किया है, क्या सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस में एक एक प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड। तो इससे आपको समझ में आएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मोरल कंटेंट क्या है, नैतिक सामग्री क्या है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल फिलोसफी समझने से केवल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरल कंटेंट ही नहीं और एक चीज समझ में आएगा, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कई सारे डिबेट्स होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर्स में होता है, पार्टी फोरम्स में होता है, प्रेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। कुछ लोग अपने फायदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ लोग दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये पॉलिटिकल फिलोसफी ठीक से समझने से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का एक्चुअल इंटेंशन क्या था, ये समझने से आप इन इंटरप्रिटेशंस का सही और गलत डिसाइड कर पाओगे। मतलब आपको तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, क्या इंटेंशंस रहा है, किस लिए ये प्रोविजन बनाया है। तो अलग अलग लोग जब अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं ना, तो उसका सही और गलत आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाउ इधर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा डिवास्टेशन हुआ था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बॉम्ब्स गिरे थे। तो जापान से ज्यादा एक वार का नेगेटिव इंपैक्ट समझने वाला एक कंट्री नहीं होगा दुनिया में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में जब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्होंने पीस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया, बेसिकली शांति और समाधान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया। इसलिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन को पीस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या बोलते हैं,
वी द जापानीज पीपल डिजायर पीस फॉर ऑल टाइम, हम हमेशा शांति और समाधान चाहते हैं, एंड आर डीपली कॉन्शियस ऑफ द हाई आइडियल्स कंट्रोलिंग ह्यूमन रिलेशनशिप, हम ह्यूमन रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। द फिलोसफी ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज दस बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ पीस, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी पीस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। वैसे आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, एस्पायरिंग सिंसियरली टू एन इंटरनेशनल पीस बेस्ड ऑन जस्टिस एंड ऑर्डर, द जापानीज पीपल फॉर एवर रिनोन्स वार एज ए सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उन्होंने हमेशा के लिए वार को रिनोन्स किया। उनका कहना यह है वार एक कंट्री का सॉवरिन राइट नहीं है, बेसिकली जापान के लिए वार एक सॉवरिन राइट नहीं है, कभी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इनका आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है दोस्तों। एंड क्लोज 2 में क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द एम ऑफ प्रीसीडिंग पैराग्राफ, लैंड सी एंड एयर फोर्सेस एज वेल एज अदर वार पोटेंशियल विल नेवर बी मेंटेन, तो इन्होंने बोला है वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ये सबको मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि उनका इंटेंशन इंटरनेशनल पीस बेस्ड ऑन जस्टिस एंड ऑर्डर है। अब आप पूछोगे जापान में क्या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं है क्या? जरूर है दोस्तों, पर जापान में जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है इनका नाम ही अलग है। आपने शायद सुना होगा जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं, बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेंटेन करते हैं। फिर भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है दोस्तों, वो कभी भी फोर्स को यूज नहीं करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। सो कुल मिला के दिस शोज हाउ द context of making the constitution dominates the thinking of constitution makers, मतलब constitution makers ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि हमें पीस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ पीस, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी तरह बना। वेरास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप, उधर हमने कुछ मॉरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन मॉरल वैल्यूज का प्रेजेंस आपको दिखेगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए पहला ही चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये डिस्कस किया था। तो हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेजर फंक्शन ये है टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेसेस ऑफ पावर। देखिए आप सबको पता है आजकल जो मॉडर्न स्टेट्स है वो एक्सेसिवली पावरफुल है, उनके पास पावरफुल रिसोर्सेस है, तो जो पावर में आता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर एक प्रॉपर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो इन पावर्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। देखिए हर एक स्टेट के नीचे अलग अलग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस रहता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक्सेट्रा। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशंस बनाया है हमारा ही सेफ्टी और वेलबींग के लिए, पर अगर ये इंस्टीट्यूशंस गलत हाथों में चला जाता है तो इससे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा अलग अलग कंट्रीज का, जब ये इंस्टीट्यूशंस कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से, कुछ ग्रुप्स की वजह से लोगों के अगेंस्ट हुआ है। तो ये टेंडेंसी को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है किस तरह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, वो भी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक तरीके से। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक सोसाइटी का ओवरऑल एडवांसमेंट, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या होना चाहिए, उनके इनकम कैसे इंक्रीज करना चाहिए, तो ये सबके बारे में प्रोविजन है दोस्तों हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में। मोरओवर फॉर ए हिदरटो कॉलोनाइज्ड पीपल कॉन्स्टिट्यूशंस अनाउंस एंड एम्बडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या होता है हिदरटो कॉलोनाइज्ड पीपल, मतलब अभी तक जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे, देखिए जितने एशियन कंट्रीज है, मैक्सिमम एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, और अफ्रीकन कंट्रीज है, वो सब पहले कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे। तो एक कॉलोनाइज्ड कंट्री में क्या होता था ये आप सबको मालूम है, मतलब उधर के सिटीजन्स को अपने लिए क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने का, ये डिटरमाइन करने का पावर नहीं था, सब कुछ रूलर्स डिसाइड करते थे, उनके हिसाब से उन्हें जीना पड़ता था और हर जगह में एक्सप्लॉइटेशन होते थे। पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक कॉलोनाइज्ड सोसाइटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक अवसर देता है। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब अपने लिए क्या होना चाहिए, हमारे इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने का पावर ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नेहरू जी ये सब समझे थे, जो हमारा पहला प्रधानमंत्री थे। द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्लेम्ड represented a collective demand for full self determination because
Only a constituent assembly of elected representatives of the Indian people had the right to frame India's constitution without external interference. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले सेटअप किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक रीजन से, हर एक क्लास से, हर एक कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो इंडियंस का एस्पिरेशंस, रिक्वायरमेंट्स ये सबको फुलफिल करे, तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हर एक रीजन से, हर एक क्लास से, हर एक कम्युनिटी से। इसके अलावा नेहरू जी ने यह भी बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जस्ट ए बॉडी ऑफ पीपल नहीं है या फिर जस्ट ए गैदरिंग ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, रादर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नेशन ऑन द मूव है जो हमारा पास्ट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करके एक नई देश को फ्रेम करने के लिए काम करेंगे। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिजाइन्ड टू ब्रेक द शक्ल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज एंड टू अशर इन ए न्यू एरा ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। मतलब 1947 से पहले हमारे सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज थे, कास्ट सिस्टम थे, ये सबको खत्म करके हमें एक न्यू एरा में पहुंचना है जहां फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। तो ये जो अप्रोच था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत सक्सेसफुल निकला। एंड इस अप्रोच के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोस हु ट्रेडिशनली हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को लिमिट करते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं ज्यादा पावर यूज करने से, एट द सेम टाइम उन लोगों को एम्पावर भी करते हैं जिनके पास पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, राइट्स नहीं था, फ्रीडम नहीं था, इक्वालिटी नहीं था, उन सबको एम्पावर भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दस कॉन्स्टिट्यूशंस कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव कलेक्टिव गुड। तो एक साथ कुछ अच्छा पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को हेल्प करते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इधर क्या बात कर रहे हैं हम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात क्यों कर रहे हैं, हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ाया क्यों जा रहा है। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो लेट 1940s में हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वही कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो भी कर रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्यों हम ये देख रहे हैं कि एक एक प्रोविजन बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इंटेंशन क्या था, कंसर्न्स क्या था। इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले इधर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात किया हुआ है। आप सबको पता है अमेरिका को इंडिपेंडेंस लेट 18th सेंचुरी में मिला था, करीब 1776 में आई गेस। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी उस टाइम पर लिखा गया था, बेसिकली 18th सेंचुरी का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर 18th सेंचुरी में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स को 21st सेंचुरी में अप्लाई करेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के 250 साल हो चुका है, ऐसा आपको लग सकता है। पर देखिए इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे अभी 70 ईयर्स पार हो चुका है, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो स्टैंडर्ड्स था, वैल्यूज था, उसे हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ अमेंडमेंट्स हुआ है, फिर भी हमारे वैल्यूज में, स्टैंडर्ड्स में, बेसिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल चेंजेस नहीं हुआ है। अभी भी एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। पर आजकल क्या होता है, हम भूल जाते हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्यों बनाया था, वो बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो हम भूल जाता है। पर देखिए भूलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक सब कुछ सही चलता है तब तक कोई इश्यू नहीं है। पर जब कुछ प्रॉब्लम्स होता है, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेके जब ज्यादा ही हल्ला मचता है, तब हमें पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोविजंस क्यों बनाया था, इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। देयरफॉर वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग द पॉलिटिकल फिलोसफी अंडरलाइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमेशा हमें ये याद रखना है एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के पीछे का इंटेंशन क्या था, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।